मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये 7th वीडियो है हमारी क्विज सीरीज़ का, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, पीसीएस के लिए और बीईओ तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और वीडियो के एंड में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेज की, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें आप लोगों से पूछा गया था कि आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड चीज़ें बतानी हैं। तो यहाँ पर दो लोगों ने रिस्पॉन्स करा है जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है महात्मा गांधी से रिलेटेड। इसमें एक नाम तो है अजय शुक्ला जी का। अजय शुक्ला जी ने यहाँ पर बताया है महात्मा गांधी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी हैं। और मैंने ये चीज़ स्पेशली बोला था कि भाई आप लोग जो है कहीं भी सर्च मत करिएगा, जितना कुछ वीडियो को देखते हुए आपके दिमाग में आ रहा है उतना ही यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये इनके जो आंसर्स हैं इससे क्लियरली मतलब पता चल रहा है कि भाई कहीं से भी इन्होंने देख के यहाँ पर नहीं वो करा है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक अमरजीत कुशवाहा व्लॉग्स करके ये है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इन्होंने बताए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे ही इंडियन ओपिनियन के बारे में इन्होंने लिखा है। अगर हम वहीं अजय शुक्ला जी की बात करें तो महात्मा गांधी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। राजनीतिक गुरु बताए इन्होंने, चंपारण खेड़ा असहयोग आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, ऐसे ही बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हैं। इसके अलावा वीडियो में जो और क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसमें इन्होंने रामसर कन्वेंशन के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हैं। ठीक है, आइए अब जो है आज के हम वीडियो पे आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर जो महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्या कुछ इनके बारे में आपको और पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा वीडियो आएगा। इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, महात्मा गांधी से अगर कोई भी एग्जाम आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड या इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्रोबेबली कल ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए, अब जो आपका टारगेट है अगला, ये है आपका वीओ चिदम्बरम पिल्लई। इनके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये भी, क्योंकि ये रहे थे न्यूज़ में और इन्होंने कुछ ऐसा करा था जो पहली बार हिंदुस्तान में हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर इनके बारे में जो कुछ अगर आप जानते हैं तो देख के बाद मतलब आप अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत सर्च जरूर करिएगा इनके बारे में। ये जो अगर एग्जाम में आपको टफ क्वेश्चंस दिखेंगे तो वो क्वेश्चंस इन्हीं जैसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और कि अगर आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहें जिसमें आपको हर महीने 1000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट विल बी जस्ट इन 500 रुपीज़। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे ये आपका कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर अप होंगे। हर महीने आपको 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर्स 9027281376 और एक नंबर है 6395649901। इन दोनों में से किसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम, और उसके माध्यम से आप कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जिसमें बात करी गई है आपसे कि जो गुलाम वंश था उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ना पता हो कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का टेन्योर क्या रहा, कब से कब तक गुलाम वंश की ड्यूरेशन रही, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1206 से 1290 तक का ये ड्यूरेशन था जब गुलाम वंश का शासन चला। एक चीज़ आपको और यहाँ पर याद रखनी है कि गुलाम वंश जब हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भैया गुलाम वंश के जितने भी शासक रहे थे, जितने भी रूलर्स रहे थे, वो सब कोई जो थे अलग अलग वंश के थे, यानी कि एक ही माता पिता की संतान नहीं थे। इसीलिए इनको एग्जैक्टली गुलाम वंश कहने से ज़्यादा बेटर ये है कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तान इनको बोला जा सकता है, या फिर इनको ममलूक सुल्तान भी बोला जाता है। ये एक रीज़न है, क्योंकि आपको हो सकता है कथन और कारण वाले क्वेश्चन के रूप में ये दिख जाए कि गुलाम वंश के शासकों को ममलूक सुल्तान कहा जाता था, तो कारण उसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि वो एक ही वंश के संतान थी, या फिर इस तरीके से यहाँ पर मेंशन हो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भैया ये सब अलग अलग माता पिता की संतान थे, इनके वंश अलग अलग थे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या फिर ममलूक सुल्तान
ये ज़्यादा सूटेबल है इनको कहना। ठीक है, वंश अलग अलग थे, ये ज़रूर याद रखना है, माता पिता अलग अलग थे। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले एक कोई सुल्तान बना, फिर उसका लड़का सुल्तान बना, फिर उसका मामा या कुछ भी रिलेशन में कोई सुल्तान बना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उलेमा लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। अब ये बलबन है, मोहम्मद तुगलक हैं, इल्तुतमिश हैं, या फिर ये अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी। एक चीज़ यहाँ पर इसके बारे में और याद रखनी है कि इसने एक उपाधि ली थी, जिस उपाधि को क्या बोला जाता था? सिकंदर द्वितीय सानी। ठीक है, ये इसने उपाधि ली थी, और इस उपाधि को ये जो इसने सिक्के चलवाए थे अपने, उन सिक्कों पे ये लिखवाता था कि सिकंदर द्वितीय सानी। ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। ये सारी चीज़ के बारे में याद रखनी है। अच्छा, ये जो था ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ये इसकी एक महत्वाकांक्षा थी। जैसे सिकंदर का एक मिशन था कि पूरी दुनिया पे राज करना है, इसी तरीके से इसने भी सोचा था। लेकिन अब हुआ क्या, जब ये मतलब इस तरीके से इसने सोचा, एक इसकी प्लानिंग और ये भी थी कि भैया एक नया धर्म जो है वो स्टार्ट किया जाए। सो इसका एक फ्रेंड था, एक दोस्त था, और इसका कोतवाल भी था, वो अलाउल मुल्क। तो इन भाई साहब के बारे में भी ज़रूर याद रखना आप। ठीक है, अलाउल मुल्क, इसने इनको समझाया कि नहीं यार, नया धर्म मत चलाओ और छोड़ो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फाइनली ये मान गया और इसने फिर नया धर्म नहीं चलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान था? सो देखिए, एक वंश के बाद दूसरा वंश जब आता है तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि पूरे जो आपका ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई, मतलब जिसने अगले वंश की स्थापना करी वो पहले वाले जो सुल्तान थे, तो उनसे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन था, या तो सेनापति रहा था उनका। ठीक है, ऐसा कुछ उनका रिलेशन था। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की नींव किसने डाली? तो इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये तो आई थिंक आपको पता भी होगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसका नाम था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब इसी को क्या एक और नाम था? गाजी मलिक तुगलक, ये भी इसका एक नाम था। ठीक है, तो इसने मतलब तुगलक वंश की स्थापना करी। ये कुछ भी अगर आपसे एग्जाम में ऐसे इस तरीके से आ जाए तो इसको यहाँ पर आप याद रखना। ठीक है, गाजी मलिक तुगलक। अब इसने जब यहाँ पर इसकी स्थापना करी इस वंश की, तो ये एग्जैक्टली था क्या? तो गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते हैं, तो खिलजी का जब टाइम चल रहा, तो खिलजी के टाइम में ये दीपालपुर का राज्यपाल इसको नियुक्त किया गया था। किसका? दीपालपुर का। ठीक है, दीपालपुर एक जगह थी, तो वहाँ का इसको राज्यपाल नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में। ठीक है, अब ये जो था मंगोलों से तकरीबन 29 बार इसने लड़ाई करी थी, और इसीलिए इसको जो उपाधि दी गई थी वो क्या थी? मलिक उल गाजी। ठीक है, मलिक उल गाजी, ये इसको उपाधि दी गई थी। ये ऐसे पॉइंट्स हैं ना जिनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन के आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी 1320 सितंबर 1320 में ये सुल्तान बना, और इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक भी था। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन से थे ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका लोधी। अब लोधी जो वंश था, इसकी स्थापना किसने करी थी? ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो बहलोल लोधी, इन भाई साहब का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो इनका मतलब कब से इन्होंने स्टार्ट किया, कब से कब तक इनका पूरा टेन्योर रहा, या फिर पूरे हम लोधी वंश की बात करें तो कब से कब तक इसने शासन करा? तो 1451 से और 1526 तक ये पूरा लोधी वंश चलता रहा। ठीक है, और जो इसका अंतिम शासक था वो क्या था? आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब इब्राहिम लोधी को आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि भैया पानीपत का वॉर हुआ था, बाबर आया था, बाबर और इनके बीच में लड़ाई हुई थी, और बाबर ने इनको हरा दिया। फाइनली हिंदुस्तान पर मुगल जो थे इनका शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बाबर का जो पानीपत में लड़ाई हुई थी 1526 में, वो आपको याद रखनी है, इब्राहिम लोधी के साथ में हुई थी। ठीक है, और यही लोधी वंश का आखिरी शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है बायोनॉमिक्स या फिर जैव वानिकी। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवन का
प्रबंधन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सबसे पहले स्टेटमेंट की ही अगर हम बात करें तो बायोनॉमिक्स, इसको अगर हम संधि विच्छेद कर दें इसका, तो बायो प्लस नॉमिक्स, ठीक है, बायो प्लस नॉमिक्स। तो बायो का मतलब तो होता है लाइफ, ये तो बात यहाँ पर सही है, ठीक है। वही अगर नॉमिक्स की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ है एक वर्ड से, वो है ग्रीक वर्ड नोमोज, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। और इसका जो नोमोस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है लॉ, यानी कि कानून, यानी कि जीवन का नियम या फिर जीवन का कानून, ये इसका अर्थ होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि यह पारिस्थितिकीय का पर्याय यानी कि सिनोनियम है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड, ये दो स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। चलिए अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं, या फिर भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययता है, ये जो मतलब पूरा वाक्य है, ये किस आंदोलन का नारा रहा है? अब यहाँ पर आंदोलन आपको दे रखे हैं, एपिको दे रखा है, आपको यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन दे रखा है, चिपको आंदोलन दे रखा है, या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि चिपको आंदोलन, ठीक है। तो 1970 के दशक में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में स्पेशली। वहाँ पर लोग जो थे पेड़ों से चिपट गए और उन्होंने कहा भैया पेड़ काटोगे तो पहले हमें काटना पड़ेगा, और ऐसा प्रेम, ऐसा अद्वितीय प्रेम आज तक नहीं देखा गया था। सो दैट वाज वेरी नाइस, और इसी तरीके से वहाँ पर पेड़ों को बचाया गया था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन ये आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अब आप लोगों से इस वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं, आपको ये बताना है कि चिपको आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो कौन से थे, ठीक है, इनका बताइएगा। बाकी एपिको और नर्मदा बचाओ, इनके जो लीडर हैं अगर आपको पता है तो ये बताइएगा, साथ ही इनका जो ईयर रहा है इन आंदोलन का तो ये भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बात हो रही है पारिस्थितिकीय पदछाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। इसके माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर है, या फिर ये नैनोमीटर है, या फिर हॉपर्स क्यूबिक फुट है, या फिर क्यूबिक टन है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी कि ग्लोबल हेक्टेयर। ये है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई, मतलब उसको मापने की इकाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि गणतंत्र का मतलब क्या है। देखिए गणतंत्र का मतलब ये है कि जो उसका मुखिया होगा वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वंशानुगत हो, मतलब कि फादर आए फिर उसके लड़के आए फिर उसके लड़के, तो इस तरीके से नहीं होगा, वो हमेशा निर्वाचित होगा, ठीक है। निर्वाचित यानी कि उसको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। अब इलेक्ट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा कंट्री क्या है, एक गणराज्य है, एक रिपब्लिक है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है, मतलब वो मेन व्यक्ति है, और वहीं से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। सो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इसका चुनाव होता है, आप सबको पता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, दैट मीन्स कि पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती है, पब्लिक अपने नुमाइंदे चुनती है विधायकों के रूप में और सांसदों के रूप में, ठीक है, पार्लियामेंट के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। और वो फाइनली इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, दैट मीन्स कि वो सारे लोग जो राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालते हैं तो वो हमारे एमपीज और एमएलएज होते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि कौन कौन जो है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर शिरकत करता है। राज्यसभा लोकसभा के सारे एमपी करते हैं या फिर सिर्फ इलेक्टेड करते हैं? एमएलएज कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से स्टेट के, या फिर यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है जिसके जो एमएलए हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। बहरहाल हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति, इनका ये निर्वाचन है एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है।
अब उसमें कौन कौन शामिल होता है, जो मैं अभी आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा था कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका राष्ट्रपति का, तो उसके अंदर कौन कौन लोग शिरकत करते हैं, दैट मीन्स कौन कौन वोट डालता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसके लिए कौन कौन वोट में शामिल होता है वोटिंग में, वो आपको बताना है। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की, वो नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो, हर कोई इसके अंदर वोट डालता है। ठीक है, सो ये इसके बारे में आपके पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इसमें बोला गया है, आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। पहला यहां पर स्टेटमेंट दे रखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो देखिए अभी हमने देखा कि भैया वो किस में निहित होती है, वो होती है आपकी किस में, जस्ट अ मोमेंट, हाँ वो किस में निहित होती है, वो है राष्ट्रपति। तो पहला तो हमारा यहां पर स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति को। तीसरा है यहाँ पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड और थर्ड ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, अब अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कोई व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कराया जा रहा है, तो उसको अगले 6 महीने में संसद में चुनकर आना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, वो प्रधानमंत्री के तौर पर काम आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर इसके बारे में याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आर्टिकल 53 का जो खंड 1 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। दैट मीन्स कि संघ की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के पास रहती है, और राष्ट्रपति चाहे तो डायरेक्टली अपने तरीके से उसको काम कराएं या फिर जो राष्ट्रपति के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू वो उसको काम करवाएं। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई हमारी आर्टिकल 53(1) की। वहीं आर्टिकल 74(1) की बात करें, इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में क्लियरली गिवन है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के प्रधान होता है। ठीक है, वो मुख्य होता है मंत्रिपरिषद का, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये गिवन है आर्टिकल 74(1) में। आर्टिकल 53(1) एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्लियरली मेंशन है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति अपने थ्रू या फिर अपने सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू अपनी पावर्स का यूज करते हैं। इसके बाद एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 75 का खंड 1। आर्टिकल 75 का खंड 1 जो है, इसमें यह चीज दी हुई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, तो यहां पर आपने 3 आर्टिकल देखे, 53(1), 74(1), 75(1). इसके अलावा 75 का ही एक और पार्ट है, पार्ट 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो संसद का सदस्य हो या ना हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है बशर्ते वो अगले 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करे। मतलब वो कहीं ना कहीं से जीत के आए और संसद में एंटर कर पाए। ठीक है, तभी वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज 6 महीने बाद उसको हटा दिया जाएगा, ना ही उसको मंत्रिपरिषद में रखा जाएगा और ना ही वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पाएगा। सो ये यहाँ पर आपके 4 आर्टिकल हैं और ये चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बात करी गई है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। अब ये अटॉर्नी जनरल है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, अटॉर्नी जनरल। अच्छा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का और सारी राय जो है ये देता है। अच्छा एक यहाँ पर इनका रिमूवल का भी बताइएगा और एक इनका बताइएगा टेन्योर। ठीक है, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो एक बार कहीं से सर्च करके फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे थोड़ा सा आपको पढ़ने की हैबिट भी यहां पर बढ़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब ये भटकल है, अरनाला है, मिनिकॉय है या फिर हेनरी। तो यहां पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्या आपका, मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप जो है वो भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती
द्वीप की कैटेगरी में आता है। अगर हम भटकल की बात करें, अरनाला की बात करें या फिर हेनरी द्वीप की बात करें तो ये अपतटीय द्वीप की कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बात करेंगे लातूर किस प्रांत में है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लातूर ये जो जगह है, ये जो प्रांत है, ये क्यों फेमस है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। अगर आप इन ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको यहां पर दिल्ली इसका सही आंसर आएगा, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, दिल्ली का है। बट अगर हम आज की डेट में बात करें तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जो है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक तरफ ट्राइब दे रखी है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो लोकेशन है वो दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें जारवा की, तो जारवा जो ये आपकी ट्राइब है ये कहाँ की है, अंडमान निकोबार की। अच्छा, जारवा के अलावा और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, एक है आपका सेंटली, इसके अलावा एक है ओंगे। ठीक है, ये जो ट्राइब्स हैं ये भी कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अगला जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है जिसमें बात हो रही है किसकी, कुकी की। अब ये कुकी, ये जो ट्राइब है ये कहाँ की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुकी ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो कुकी ट्राइब जो है ये मेनली कहाँ पर पाई जाती है, ये आपका असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया या फिर नागालैंड, यहाँ पर पाई जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, मणिपुर। ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है स्पेशली। इसके बाद थारू की बात करें तो थारू ये जो जनजाति है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद गोंड की बात करें तो गोंड कहाँ पाई जाती है, आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्राइब और है जो इंपॉर्टेंट है, वो है भील। इसके बारे में याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी भील की है और दूसरी सबसे बड़ी आबादी किसकी है, गोंड की है। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, भील है, और भील के बाद सेकंड नंबर पर आता है कौन, गोंड, गोंड ट्राइब। तो इसके बारे में यहाँ पर आप याद रखिएगा। और गोंड ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो गोंड ट्राइब आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा इसमें निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि पहला कंप्यूटर ये किसने बनाया था, तो भैया मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ना पता हो कि चार्ल्स बाबेज यहाँ पर सही आंसर होगा। बट 1837 ये ईयर जरूर याद रखिएगा। इसमें इन्होंने इसको मूर्त रूप दिया और इनकी जो मैकेनिकल मशीन थी उसका नाम क्या था, दी एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है। अब ये बेसिक है, कोबोल है, फोर्टेन है या फिर ये पास्कल है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, फोर्ट्रेन। ठीक है, ये जो है इसको बोला जाता है क्या, वैज्ञानिक भाषा यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज। चलिए इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि किसी संगठन की वेबसाइट में अगर .com ये अंश सूचित किस चीज के लिए करता है। अब ये कंपनी के लिए करता है, कमांड, कमर्शियल या फिर कम्युनिकेशन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, कमर्शियल। कमर्शियल को शॉर्ट फॉर्म में .com COM लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आज के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहां पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। अब ये डोमेन नेम क्या होता है, कभी भी आप देखते हैं ना कि अगर आप देखें google.com, ठीक है, तो ये जो है आखिरी में दिया हुआ है .com, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, सो डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो यहां पर अगर हम .com की बात करें ये भी सही है, .gov भी आपने देखा होगा और .net भी देखा होगा, तीनों के तीनों यहां पर सही है। ठीक है, सो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो सेशन है यहाँ पर एंड हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं बिल्कुल आपका इंतजार करूंगा अगले क्विज में। आप लोग जरूर वहां पर बताइएगा, कोई भी आपका सजेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अगर पसंद आए तो भैया लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और हर दोपहर को 1 बजे आपको एक वीडियो ऐसा ही मिलेगा क्विज से रिलेटेड, जिसमें काफी कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा पूरे सेशन को। फिर भी कोई भी फीडबैक है जो आप हमसे शेयर करना चाहें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक उसका दिया हुआ है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।